आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो मानव मस्तिष्क यानी इस ह्यूमन ब्रेन की जटिल कार्यप्रणाली को समझना है। हाँ, और उसकी शानदार संरचना को भी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत मैं एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से करना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों से सामने आया है। बताइए। जरा सोचिए, एक औसत मानव मस्तिष्क का जो वजन है ना, वो केवल 1.2 से 1.4 किलोग्राम के बीच होता है। बस इतना ही? हाँ, और यही सबसे बड़ी बात है, ये अपने अंदर लगभग 86 बिलियन, बाप रे, जी 86 अरब न्यूरॉन समेटे हुए हैं। मतलब आकार में ये इतना छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी आकाशगंगा बसी है। ये सच में, मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। और इसी बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि आकार में इतना छोटा होने के बावजूद ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का यानी तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। मेन हेडक्वार्टर है ना? बिल्कुल, हेडक्वार्टर। और ये अकेला नहीं है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर मौजूद मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये उसके साथ मिलकर काम करता है। अच्छा। हाँ, और ये दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है। तो मतलब शरीर की हर छोटी बड़ी कमांड यहीं से जाती है। जी, 100%। ठीक है, आइए इसके विभिन्न पहलुओं को खोलकर देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास शरीर में इतना महत्वपूर्ण और इतना शक्तिशाली अंग है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ खास किया होगा। बिल्कुल किया है। हम सब जानते हैं कि एक सख्त खोपड़ी होती है जिसे स्कल कहते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार सुरक्षा सिर्फ हड्डी तक सीमित नहीं है। खोपड़ी के नीचे 3 और झिल्लियां होती हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। एकदम सही। और ये 3 परतें बहुत दिलचस्प हैं। पहली है सबसे बाहरी परत, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं। ड्यूरामेटर? हाँ, ये बहुत ही कठोर परत होती है। इसका सीधा काम है दिमाग को बाहरी झटकों से बचाना। एक तरह से ये पहला डिफेंस है। बिल्कुल। और इसके ठीक नीचे? इसके ठीक नीचे मध्य परत होती है, एरेक्नॉइड मैटर। ये जालीनुमा होती है, एकदम मकड़ी के जाले जैसी। हाँ, नाम से ही पता चलता है। जी। और फिर आती है तीसरी, सबसे अंदरूनी और कोमल परत। इसे पिया मैटर कहा जाता है, जो दिमाग से बिल्कुल चिपकी रहती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि प्रकृति ने सिर्फ इन झिल्लियों या परतों से काम नहीं चलाया है। इन जालीनुमा परतों के बीच में एक बहुत ही खास तरल पदार्थ यानी एक फ्लूइड होता है। अच्छा, फ्लूइड भी होता है? हाँ, इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या संक्षेप में सीएसएफ कहते हैं। तो इसका काम क्या है? मतलब सोचिए कि आपका दिमाग उस खोपड़ी के अंदर बस ऐसे ही रखा नहीं है, बल्कि वो इस तरल पदार्थ में तैर रहा है। वाओ! ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब भी सिर पर कोई झटका लगता है तो ये फ्लूइड उस झटके को सोख लेता है ताकि दिमाग हड्डी से टकराकर डैमेज ना हो। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फ्लूइड मस्तिष्क को पोषण भी देता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट बनता है उसे धोकर बाहर भी निकालता है। मतलब ये सुरक्षण भी कर रहा है और सफाई भी। कमाल की इंजीनियरिंग है ये। बिल्कुल। तो चलिए अब सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और असल मस्तिष्क के हिस्सों की बात करते हैं। स्रोतों के अनुसार मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। जी, फोर ब्रेन। इसे हम कमांड सेंटर कह सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख हिस्सा है सेरिब्रम। ये पूरे मस्तिष्क के वजन का लगभग 80% हिस्सा होता है। 80%? जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। जी। इसके 2 गोलार्ध होते हैं, दायां और बायां। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी बनावट। ये एकदम चिकना नहीं होता। इसकी सतह पर बहुत सारे उभार और खांचे होते हैं। इन उभारों को गायराए और खांचों को सल्काए कहते हैं। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए है ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स फिट हो सकें। ये एक तरह से सतह को सिकोड़ कर रखने का तरीका है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम सेरेब्रम की कार्यप्रणाली को देखते हैं तो हमारे सामने 2 शब्द बार बार आते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो मैं श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं। ग्रे मैटर सेरेब्रम का बाहरी हिस्सा है। यह न्यूरॉन सेल बॉडी से बना होता है। इसे हम कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं, जो सोचता है और फैसले लेता है। एकदम सही तुलना है। और जो व्हाइट मैटर है वो अंदरूनी हिस्सा है। जी। ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से बना है। मतलब
ये उन केबल्स की तरह है जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचाते हैं। जी, प्रोसेसर और केबल्स ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, और सेरेब्रम को काम के आधार पर 4 लोब्स या हिस्सों में बांटा गया है। जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को इन लोब्स के बारे में थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाएं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप मतलब कोई भी व्यक्ति एक कैफे में अपनी मनपसंद कॉफी पीने जाता है। कॉफी। तो इसमें चारों लोब्स कैसे काम करेंगे? सबसे पहला है फ्रंटल लोब। ये व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को संभालता है। यही तय करता है कि हमें कॉफी पीनी है और हम कैफे में जाकर ऑर्डर देते हैं। अच्छा, मतलब सारे तार्किक फैसले फ्रंटल लोब लेता है। जी। उसके बाद आता है पैराइटल लोब। इसका काम संवेदी अनुभूति से जुड़ा है। हाँ। जैसे ही आप उस गर्म कॉफी के कप को पकड़ते हैं, उसकी गर्माहट का एहसास इसी लोब के जरिए होता है। ओहो, मतलब स्पर्श और तापमान। बिल्कुल। फिर आता है टेम्पोरल लोब। ये सुनने और याद रखने की क्षमता का केंद्र है। कैफे में बज रहा संगीत सुनना या उस कॉफी की महक से किसी पुरानी याद का ताजा हो जाना, ये सब टेम्पोरल लोब करता है। बहुत खूब। और आखिरी लोब? आखिरी है ऑक्सीपिटल लोब, जिसका काम है दृष्टि यानी देखने की क्षमता। आप उस कॉफी को, कैफे के माहौल को जो देख पा रहे हैं, वो इसी लोब की मदद से हो रहा है। तो ये चारों फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल मिलकर हमारा पूरा अनुभव बनाते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प है। जी, लेकिन अग्र मस्तिष्क सिर्फ सेरिब्रम तक सीमित नहीं है। इसमें 2 और बहुत जरूरी हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाँ, मैंने स्रोतों में इनके बारे में पढ़ा था। थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह है ना? एकदम सही। जो भी दर्द या तापमान का सिग्नल शरीर से आते हैं, वे पहले थैलेमस के पास जाते हैं और फिर वो उन्हें सेरिब्रम तक भेजता है। एक तरह से ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस बहुत ही कमाल की चीज है। ये शरीर का तापमान, भूख और प्यास नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी बात, ये होम्योस्टेसिस यानी शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। शारीरिक संतुलन मतलब शरीर के अंदर का माहौल स्थिर रखना। बिल्कुल। और ये मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, उसको भी संभालता है। तो फोरब्रेन के बाद अब बारी आती है मध्य मस्तिष्क की, यानी मिड ब्रेन। जी। इसके बारे में स्रोतों में संक्षेप में बताया गया है कि यह मुख्य रूप से देखने और सुनने के रिफ्लेक्स को और आंखों की गति को नियंत्रित करता है। हाँ, और ये मस्तिष्क के अगले और पिछले हिस्से को आपस में जोड़ने का काम भी करता है, एक पुल की तरह। जैसे अगर अचानक से कोई तेज आवाज आए तो हम बिना सोचे एकदम से उस तरफ देखते हैं। ये मिड ब्रेन का ही काम है ना? बिल्कुल, तुरंत प्रतिक्रिया देना। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन तक। इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम, जी। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों का समन्वय करता है। मतलब जो सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं, जैसे सुई में धागा डालना या साइकिल चलाना, ये सब इसी के जिम्मे है। एकदम सही कहा आपने। ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा है पॉन्स। पॉन्स? हाँ, ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है और साथ ही ये हमारे श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो इसका तीसरा हिस्सा है, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, उसके बारे में स्रोतों में बहुत ही खास जानकारी दी गई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा असल में हमारे जीवन के ऑटो पायलट की तरह है। ऑटो पायलट? जी, सोचिए, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता है, हम सांस लेते हैं। हाँ, वो तो है। हमारी हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इन सब को यही मेडुला ऑब्लोंगेटा चलाता है। इसीलिए स्रोतों में एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस हिस्से में अगर कोई चोट लग जाए तो वो सीधे सीधे जानलेवा यानी फेटल हो सकती है। बिल्कुल फेटल हो सकती है, क्योंकि अगर मेडुला ने काम करना बंद कर दिया तो इसका सीधा मतलब है कि इंसान की सांसें और दिल की धड़कन उसी पल रुक जाएगी। ये सच में मतलब सोच के अजीब लगता है कि हमारी जिंदगी इस छोटे से हिस्से पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। जी। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक सारांश निकालें तो हमने देखा कि कैसे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से मिलकर काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहरी सुरक्षा परतों से लेकर सीएसएफ के कुशन तक, फिर सेरिब्रम के अलग अलग लोब्स जो हमारे सोचने और महसूस करने की क्षमता बनाते हैं, और फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जी,
और अंत में मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसा जीवन रक्षक सिस्टम। ये सब मिलकर किसी भी इंसान के शरीर का सबसे बेहतरीन और जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। बिना किसी शक के ये सबसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानकारी इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक कदम, हमारा संतुलन और यहाँ तक कि हमारी अनैच्छिक सांसें भी इसी 1.4 किलोग्राम के अंग पर निर्भर करती हैं। इस अंग को समझना असल में खुद के अस्तित्व को समझने जैसा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हमारे स्रोतों से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। हमने शुरुआत में कहा था कि मस्तिष्क का वजन बहुत कम होता है, शरीर के कुल वजन का शायद सिर्फ 2%। जी बिल्कुल। लेकिन ये शरीर की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही उपयोग कर लेता है। 20%? सिर्फ इतने छोटे से अंग के लिए? हाँ, 20%। ये ऊर्जा की बहुत बड़ी खपत है। तो ये बात सच में श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। मतलब चूंकि ये मस्तिष्क आकार और वजन में इतना छोटा है, लेकिन ऊर्जा और ऑक्सीजन की खपत में इतना आगे है, तो क्या यही वजह है कि जब हम लगातार घंटों तक कोई मुश्किल दिमागी काम करते हैं, जैसे कोई भारी किताब पढ़ना या गहराई से सोचना, तो हम शारीरिक रूप से पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हैं? बिल्कुल। भले ही हमने अपनी जगह से एक कदम भी ना बढ़ाया हो, फिर भी हमें थकान होती है। सही बात है। तो हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं, इस ऊर्जा खपत और मानसिक थकान के बीच के इस संभावित रिश्ते पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।